नमस्कार दोस्तों, कई तैयार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम और अन्य हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे हमारे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी हम जो है प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करते हुए, प्रैक्टिस सेट को करते हुए आगे बढ़ रही है। चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा देने जा रहे हो, या फिर यूजीसी नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी, क्योंकि इन्हीं तथ्यों में से परीक्षा में प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो ये आपको बताना है। जैनेंद्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर मनु भंडारी। इनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यासकार को नहीं मिला, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा मनु भंडारी। मनु भंडारी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं था भाई, इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, व्यास सम्मान प्राप्त था इसे। और ये तीनों के तीनों जो साहित्यकार है, जैनेंद्र कुमार, चरण वर्मा या फिर अमृतलाल नागर, इन तीनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजित किया जा चुका है। इनके किन रचनाओं पर मिला है, ये भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मनु भंडारी जी को उनकी रचना एक कहानी यह भी काफी प्रसिद्ध रचना है इनकी। 2008 में कौन सा सम्मान मिला है? व्यास सम्मान। तो ये आपको ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया मनु भंडारी जी को। फिर है जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार को 1966 ईस्वी में उनकी रचना है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भगवती चरण वर्मा जी को 1961 में भोले बिसरे चित्र नामक रचना काफी प्रसिद्ध रचना हुई है, काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न के भोले बिसरे चित्र नामक रचना किसकी है? तो ध्यान रखना है भगवती चरण वर्मा जी की। 1961 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अमृतलाल नागर को 1967 ईस्वी में अमृत और विष नामक रचना पर साहित्य अकादमी प्राप्त हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों साहित्यकारों का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किस रचना पर और कब मिला है, ये यहाँ पर दिया गया है। इनको आप रिवाइज कर सकते हो। जैनेंद्र को मुक्तिबोध रचना पर 1966 में, भगवती चरण वर्मा को 1961 में भूले बिसरे चित्र पर, और अमृतलाल नागर को अमृत और विष रचना पर 1967 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। मनु भंडारी जी को एक कहानी यह भी 2008 में व्यास सम्मान प्राप्त है। मैं बार बार रिवाइज इसलिए कराती हूँ ताकि आपको क्लास में ही जो है ये तथ्य याद हो जाए, और परीक्षा में आप जो है इन तथ्यों को जब आप देखो तो बिल्कुल 1% भी गलत होने का चांस न हो। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि तथ्य की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। तथ्यों की बार बार रिवीजन करो और निरंतरता के साथ अभ्यास करते रहो, परीक्षा में अधिक स्कोर आपको प्राप्त होगा और सफलता अवश्य मिलेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? खूंटियों पर टंगे लोग नामक जो रचना है भगवती चरण वर्मा जी की है, अमृतलाल नागर की है, अज्ञे जी की है या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो खूंटियों पर टंगे लोग काफी प्रसिद्ध रचना है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। साहित्यकार का नाम है, रचनाकार का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है ये खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है ये तीसरे शतक के कवि रहे हैं। अज्ञे जी द्वारा संपादित 1959 ईस्वी में तीसरा शतक निकाला गया, तो उसके जो है रचना का उसके अंतर्गत आते हैं ये कवि, तो ध्यान रखना है। फिर है कांठ की घंटियां, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काफी प्रसिद्ध रचना है। बांस का पुल 1963, कांठ की घंटियां 1959,
प्रकाशन वर्ष को भी आपको रिवाइज करते रहना है ताकि परीक्षा में प्रकाशन वर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से आप कर सको, क्योंकि प्रकाशन वर्ष से संबंधित काफी सारे प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। एक सेकंड भाई, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। बांस का पुल 1963, एक सोनी नाव 1966। पेंसिल ही नहीं चल रही, क्या हो गया। एक सोनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1966, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, खोटियों पर टंगे लोग 1982 की रचना है, ध्यान रखना है। और 1982 जब सन आप देख रहे हो यहाँ पर तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि 1982 में ही किसी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यामा रचना पर किसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। तो ये आज का होमवर्क आपका। यामा रचना पर 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये आपको बताना है होमवर्क आज का। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा ठाकुर जगमोहन सिंह ने दिया था, बालमुकुंद गुप्त ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर प्रताप नारायण मिश्र ने? तो सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 14 सितंबर 1856 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले, किस जिले में? उन्नाव जिले में। तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का ही जिला है उन्नाव, बेजे गांव में हुआ। और इनके पिता ने इन्हें ज्योतिषी की शिक्षा दिलानी चाहिए, लेकिन उनका मन जो है ज्योतिषी में नहीं लगा प्रताप नारायण मिश्र जी का। इन्हें अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल में प्रवेश दिलाया, परंतु इनका मन वहां भी नहीं लगा। जब स्कूल में वह न पढ़ सके तो घर पर ही स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी सीख ली, उर्दू सीख ली, फारसी, संस्कृत, बांग्ला भाषा जो है भाषा सीख ली। ना ही उनका मन ज्योतिषी शिक्षा में लगा, ना ही अंग्रेजी शिक्षा हासिल करने में लगा। घर पर रहकर ही 100 अध्याय से ही अपने आप स्वयं अध्याय कर करके जो है हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बांग्ला भाषा इन्होंने सीखी। इन पर अच्छी पकड़ इन्होंने बना ली इन भाषाओं पर। बाद में इन्हें कई पुस्तकों का भी इन्होंने जो है अनुवाद किया। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के काल में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जैसा नारा देकर देश को एकजुट होने का संदेश भी दिया। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित रचनाएं हैं जैसे कि भारत दुर्दशा, काफी बार पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट रचना है। लोकोक्ति शतक, कलि कौतुक, श्री प्रेम पुराण, हट्ठी हमीर भी इनकी काफी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती है बार बार। आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। कई बार पूछा जाता है प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्र का संपादन किया? तो ब्राह्मण पत्र का इन्होंने संपादन किया। उन्होंने करीब 40 पुस्तकों की रचना की। इनकी साहित्यिक विशेषता थी कि उन्होंने जो है दांत, ध्यान रखना है, दांत, भों, वृद्ध, धोखा, बात, मूछ जैसे साधारण विषयों पर भी चमत्कार पूर्ण असाधारण निबंध इन्होंने लिख डाले। कई बार पूछ लिया जाता है शारीरिक अंगों को, जो अंगों के नाम पर जो है निबंध लिखने वाले साहित्यकार का नाम बताइए। तो प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने दांत, भों, नाक, पेट, नाक भी नामक निबंध भी इन्होंने लिखा है, पेट भी इन्होंने लिखा है। तो शारीरिक अंगों को शारीरिक अंग के को आधार बना करके उनके नाम पर जो निबंध लिखे उस साहित्य का नाम प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आगे बढ़ते हैं। उनके निबंधों में जो हास्य और व्यंग्य शैली की पूर्णता अधिक दिखाई देती है हमें। प्रश्न नंबर 4, उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का कलयुग परिवर्तन कर दिया गया था। तो कलयुग परिवर्तन हमें किस रचना के अंतर्गत मिलता है? राधा कृष्ण जी का। तो ध्यान रखना है विदेही वनवास में भी नहीं, कृष्णायन में भी नहीं भाई, उद्धव शतक में भी नहीं है, और ये है आंसर इसका
प्रिय प्रवास। राधा कृष्ण का युगीन रूप से परिवर्तन इसमें हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। रचयिता है प्रिय प्रवास के कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना गया है? कई बार पूछ लिया जाता है, तो प्रिय प्रवास। तो ध्यान रखना है। पहले इस महाकाव्य का नाम ब्रजांगना विलाप था। लिखना प्रारंभ 15 अक्टूबर 1999 को किया। लिखना समाप्त इन्होंने 24 फरवरी 1913 को किया। लगभग 13-14 सालों में इन्होंने इस रचना को लिखा है। और प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी। खड़क विलास प्रेस द्वारा बांकीपुर से ये प्रकाशित की गई। कृष्ण काव्य परंपरा में नवीनता लाने वाला प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और विषय रहा श्री कृष्णचंद्र की मथुरा यात्रा। इसी में इसका नाम प्रिय प्रवास रखा गया। नायक रहे श्री कृष्ण, जो कि लोक रक्षक है। कई बार पूछ लिया जाता है। लोक रक्षक नायक श्री कृष्ण को लोक रक्षक नायक के रूप में किस रचना में दिखाया गया है, या फिर लोक रंजन के रूप में किस रचना में दिखाया गया है? तो ध्यान रखना है। इसमें जो है प्रिय प्रवास में लोक रक्षक के रूप में कृष्ण को नायक के रूप में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण को गांधी युग में एक उदात्त और कर्तव्यनिष्ठ नायक के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। उसके अलावा नायिका तो आपको पता ही है, राधा लोक रक्षक। राधा केवल विहरणी नहीं, बल्कि वह लोक व समाज सेविका की भूमिका भी निभाती है। श्री कृष्ण महापुरुष जननायक भगवान ने मानकर एक जो है महापुरुष अर्थात जननायक माने जाते हैं। राधा लोक सेविका और समाज सेविका रही है। इसमें आध्यात्मिक व लोक प्रेम को प्रस्तुत करते हुए लोक पक्ष व लोक कल्याण पर कवि का ध्यान केंद्रित रहा है। कुल सर्ग है प्रिय प्रवास में 17। कुल छंद है 1569। अलंकार योजना भी जो है सादृश्य मूलक प्रयोग भी अधिक देखने को मिलता है। उपमा अलंकार हमें सर्वोपरि दिखाई देता है। प्रिय प्रवास में छंद विधान रहा है द्रुत, विलंब, मालिनी, मंदकांता, क्रांता और वंशस्थय छंदों का प्रयोग इसमें अधिक मिलता है। रस है वियोग श्रृंगार रस अधिक मिलता है। इसमें वियोग श्रृंगार रस संबंधी रचना रही है ये। प्रिय प्रवास पर अयोध्या सिंह हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। कुल सर्ग 17 में विभक्त है। इन सर्गों का वर्णन निम्न प्रकार है। प्रिय प्रवास से संबंधित जितने भी तथ्य थे भाई, वहाँ ये सभी तथ्य इस वचन के अंतर्गत रख दिए गए हैं, ताकि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो प्रिय प्रवास से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाए, तो आपको एक ही प्रश्न के अंतर्गत ये तथ्य देखने को मिल गए हैं। तो इनको आप जो है बार बार रिवाइज कर सकते हो, ताकि याद रहे। देख लेते हैं प्रथम सर्ग में। कुल सर्गों की संख्या 17 है। प्रथम सर्ग में संध्या समय का वर्णन मिलता है। द्वितीय सर्ग में रात्रि के समय गोकुलवासी कृष्ण के गुणों की चर्चा की जाती है। तृतीय सर्ग में अर्धरात्रि के समय कृष्ण बलराम के साथ नंद बाबा के प्रातः प्रस्थान के हेतु घर होने वाली तैयारी व यशोदा की मनोदशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण हमें मिलता है। चतुर्थ सर्ग में वृक्ष भानु दुलारी राधिका के सौंदर्य का चित्रण है। तो पांचवें सर्ग में श्री कृष्ण के मथुरा प्रस्थान का दृश्य चित्रित किया गया है। गोकुल के विरह का वर्णन और राधा व यशोदा की व्यथा की मार्मिक अभिव्यक्ति भी पांचवें ही सर्ग में मिलती है। छठा सर्ग हमारा कृष्ण यशोदा का वर्णन देखने को मिलता है। और सातवां सर्ग कृष्ण और बलराम का मथुरा छोड़कर ब्रज लौटने और जो है यशोधरा के दुख का वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आठवें सर्ग में गोकुल वासियों के कृष्ण के साथ बिताए पलों का वर्णन है। नौवें सर्ग में श्री कृष्ण का गोकुल की यादों में खोया होने का वर्णन है। 10वां सर्ग उद्धव प्रसंग है। 11वां सर्ग भी उद्धव प्रसंग है। इसके अलावा 12वां सर्ग में श्री कृष्ण का जननायक होना के रूप में वर्णित किया गया है।
कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण कर ब्रजवासियों को सुरक्षित रखने का वर्णन हमें 12वें सर्ग में मिलता है। 13वें सर्ग में गोपियों ने कृष्ण के लोकोपकारी प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए राजपुत्र होते हुए भी हमारे साथ गोचारण के लिए आते हैं, ये जो है ये वर्णन हमें 13वें सर्ग में मिलता है। उसके अलावा 14वें सर्ग में गोपी उद्धव संवाद देखने को मिलता है। 15वें सर्ग में कृष्ण विरह में गोपियों की व्यथा का वर्णन है। 16वें सर्ग में राधा उद्धव संवाद है। 17वां सर्ग विश्व प्रेम व्यक्तिक प्रेम के ऊपर है। हरियो द्वारा वर्णन राधा का आजीवन लोक सेवा व्रत निभाना बताया गया है। अर्थात कहने का मतलब है सर्ग 1 से लेकर के 17 सर्ग में क्या वर्णित किया गया है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये वैसे तो पूछा नहीं जाता, 9वां सर्ग इसका काफी इम्पोर्टेंट है। और जो है इसके अलावा उद्धव शतक गोपियों का भी काफी, उद्धव प्रसंग भी 10वां और 11वां भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए किस सर्ग में किसका वर्णन किया गया है। परीक्षा में तो वैसे पूछा नहीं जाता कि किस सर्ग में क्या किसका वर्णन है, तो आप जो है जानकारी के अनुसार के लिए आप जो है इसको पढ़ सकते हो। वैसे और अन्य जितने भी तथ्य बताए हैं मैंने, खड़ी बोली प्रथम महाकाव्य, इसका दूसरा नाम ब्रजांगना विलाप, तो इस तरह से काफी सारे प्रश्न हमें प्रिय प्रवास से देखने को मिलते हैं, जो कि आपको सभी तथ्य इस प्रश्न के माध्यम से जो है देखने को मिलेंगे। कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन तो संपूर्ण प्रिय प्रवास में 3-4 स्थानों पर ही किया गया है। संध्या के समय कृष्ण वन में ब्रज की ओर लौटते हैं। मथुरा जाते समय रथ पर बैठते हुए तत्पर रहते हैं, और ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है भाई, बैठते हेतु उद्धव को ब्रज भेजते समय उद्धव के वापस आने पर उनके समक्ष अपने अंतर मन की जो है बात व्यक्त करते हैं। प्रिय प्रवास की जो मुख्य पंक्तियां है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये प्रथम सर्ग से लिया गया है, प्रथम पद है, द्रुत विलंब छंद है, संध्या के समय का इसमें वर्णन किया गया है। इस पद के अंतर्गत, इस पंक्तियों के अंतर्गत ये आपको ध्यान रखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास से ये पंक्तियां ली गई है, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? हिंदी को भारतीय संविधान संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई थी। तो देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने राष्ट्र के लिए राष्ट्रभाषा को निरंतर आवश्यक माना है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। 1918 में इंदौर के कांग्रेस अधिवेशन में ये कहा था। मेरा मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तानी की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। कई बार कथन संबंधी भी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले जाते हैं, कोटेशन से काफी सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर ये कथन आ जाए, मेरा मत है कि हिंदी को हिंदुस्तानी की राष्ट्रभाषा हो, हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए, अगर ये कथन पूछ लिया जाए किसका है, तो आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी द्वारा ये कहा गया है। आगे, और ये कथन भी जो है महात्मा गांधी जी का ही है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, काफी बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट कथन है, इम्पोर्टेंट पंक्तियां है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आंसर हो जाएगा हमारा, आप सभी को पता है, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही आगे चलकर खड़ी बोली हिंदी को जो है काफी परिष्कृत और परिमार्जित करने की भूमिका हमें देखने को मिलती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में किया था, और खड़ी बोली को आगे विस्तार देने के लिए सरस्वती पत्रिका का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरस्वती
का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। 1903 से लेकर के 1920 तक उन्होंने इसका संपादन किया। यह पत्रिका 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से शुरू हुई। शुरुआती वर्षों में बाबू श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहासकारों में सर्वोच्च स्थान पर रहे हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधनी हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। हरिश्चंद्र मैगजीन का ही नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया था। तो बाला बोधनी हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने निकाली थी और एक है इनकी पत्रिका भारतेंदु जी की ही कवि वचन सुधा। ये भी आपको ध्यान रखनी है। कवि वचन सुधा बाला बोधनी जो कि महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी ये, और हरिश्चंद्र चंद्रिका जिसका नाम बदलकर जो है पहले हरिश्चंद्र मैगजीन था, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया। इस पत्रिका ने खड़ी बोली को परिष्कृत करने और राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने का योगदान भी दिया। बाद में इसके संपादक पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह आदि रहे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? द्रविड़ रूप में, दक्कनी रूप में या दक्कनी उर्दू रूप के रूप में या प्रीनिष्ठ हिंदी के रूप में? तो उत्तर भारत में खड़ी बोली हिंदी दक्षिण भारत में जो है दक्कनी हिंदी के रूप में विकसित हुई। तो दक्कनी हिंदी के रचनाकार में प्राय किसी न किसी मात्रा में खड़ी बोली से निकटता दिखाई पड़ती है। कुछ रचनाएं ऐसी है जो उत्तर भारत में खड़ी बोली की रचनाओं के रूप में विख्यात हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक खड़ी बोली पर आधारित साहित्यिक भाषाओं को हिंदी या फिर हिंदी की संज्ञा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है फारसी भाषा को। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। कवि भाषा में आदमी होने की तमीज है। इंपोर्टेंट पंक्ति है, काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है। धूमिल की पंक्ति है या फिर सुमित्रानंद पंत द्वारा कहा गया है? जयशंकर प्रसाद होगा आंसर या रामचंद्र शुक्ल? तो इस प्रश्न का आंसर है हमारा धूमिल। सुदामा पांडे, बच्चन, धूमिल जी इसका आंसर रहेगा। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। आगे देख लेते हैं। सुदामा पांडे धूमिल जी की नजर में कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। 9 नवंबर 1936 में खेलवली गांव में सुदामा पांडे धूमिल जी का जन्म हुआ। कवि धूमिल की कविताएं अपने समय में कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। इनकी जो काफी प्रसिद्ध रचना है, एक आपने कई बार पढ़ी होगी, संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक धूल उड़ाई थी धूमिल ने। किसने? धूमिल ने। अब ये ट्रिक है याद रखने की, इसकी रचना को याद रखने की ट्रिक है। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल की। यानी कि संसद से लेकर के सड़क तक धूल ही धूल उड़ी हुई थी। तो ये कविता संग्रह रहा है इनका, संसद से सड़क तक। 1971 में प्रकाश में आया। इसमें भय, भूख, अकाल, सत्ता लोलुपता और अंतहीन भटकाव को रेखांकित किया गया है। एक पंक्ति और है धूमिल जी की जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जिस बताया गया है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा, हर आदमी एक जोड़ी जूता। तो ये पंक्ति भी जो है, ये कथन भी धूमिल जी का ही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। कविता को एक निर्दोष आदमी का हलफनामा किसने बताया? कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का क्या है? हलफनामा। तो हलफनामा, सॉरी वे,
हलफनामा है, तो ये कहा है धूमिल जी ने। धूमिल जी की आपने 3 पंक्तियां आपने यहाँ पर देख ली। तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। किसकी पंक्ति है ये? धूमिल जी की। तो ध्यान रखना है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा, हर आदमी एक जोड़ी जूता है। धूमिल जी की पंक्ति है। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है। तो ये पंक्ति भी जो है धूमिल जी की है। तीनों पंक्तियों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रेमचंद ने कहानी को किस नाम से पुकारा है? तो प्रेमचंद ने कहानी को कहानी कहा है, कहानी कहा है, गल्प कहा है या कथा कहा है? तो प्रेमचंद ने कहानी को जो है गल्प नाम से पुकारा है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का रचनाकार संसार इतना विराट है कि इस लेख में विस्तार के लिए लिख पाना संभव नहीं, फिर भी इस इतना अवश्य बताया जा सकता है कि लगभग 300 कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। कितनी, कई बार पूछ लेते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लगभग कितनी कहानियां लिखी गई है? तो 300। उपन्यास इन्होंने 15 लिखे हैं, नाटक इन्होंने 3 लिखे हैं, अनुवाद इन्होंने 10 रचनाओं का किया है, 7 बाल पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने जनसाधारण की भावना, तत्कालीन परिस्थितियों और समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। और इनके तीनों नाटक का भी नाम याद रखना भाई। उपन्यास तो आपको पता ही होगा, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम आदि, गबन गोदान आदि जो है इनके काफी प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। इसके अलावा जो है नाटक है इनके करबला, काफी इम्पोर्टेंट है, संग्राम, और एक है तीसरा नाटक इनका प्रेम की वेदी। तो ये तीनों नाटक याद रखने हैं प्रेमचंद जी के। आगे बढ़ते हैं। नीलम देश की राजकन्या के रचनाकार कौन है? नील प्रेमचंद जी है, प्रसाद अज्ञे या जैनेन्द्र? नीलम देश की राजकन्या नामक रचना जैनेन्द्र जी की है। कहानी संग्रह है ये एक इनका। इसके अलावा और अन्य कहानी संग्रह भी हम देख लेते हैं। पूछ लिया जाता है जैनेन्द्र जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? फांसी नामक कहानी संग्रह इनका प्रथम कहानी संग्रह है। 1929 इसका प्रकाशन वर्ष, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, दो चिड़िया 1935। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है जैनेन्द्र जी के। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? प्लेग की चुड़ैल नामक कहानी माधव प्रसाद सप्रे की है, शिवदान सिंह चौहान की है, लाला भगवान दीन की है, वृंदावन लाल वर्मा जी की है। तो सही आंसर है हमारा लाला भगवान दीन। प्लेग की चुड़ैल नामक कहानी के रचनाकार है लाला भगवान दीन नहीं है भाई, लाला भगवान दास है ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। लाला भगवान दास का जन्म 1869 में हुआ, मृत्यु 1958 में। भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्र संग्राम सेनानी, दार्शनिक एवं कई संस्थाओं के संस्थापक रह चुके हैं लाला भगवान दास। सन 1955 में इन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से भी वशीभूत किया गया है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है प्लेग की चुड़ैल इनकी कहानी है, उर्दू बेगम भी इनकी कहानी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुधगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? बुधगुप्त और चंपा नामक जो पात्र है वे जयशंकर प्रसाद की रचना आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। तो ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। सभी की सभी कहानियां जयशंकर प्रसाद की है। देवव्रत, पुरस्कार और ममता, ये आपको ध्यान रखना है। आकाशदीप कहानी में जयशंकर प्रसाद की स्वच्छंदतावादी दृष्टि की अभिव्यक्ति हुई है। यह नायिका प्रधान प्रेम कहानी है। इस कहानी में नायिका चंपा है। यह जयशंकर प्रसाद
का तीसरा कहानी संग्रह माना जाता है। आकाशदीप, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। इसके अलावा इसमें संकलित कहानियों की संख्या 19 बताई गई है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न तो देख लेते हैं। अम्ब्राहिसिम कहानी के लेखक कौन है? तो ये भी रचना परीक्षा में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट रचना है। इस कहानी के लेखक भीष्म साहनी जी है। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद परंपरा के अग्रणी लेखक के रूप में माना जाता है। और इसके अलावा आप बात करोगे तो 1975 में तमस के लिए उपन्यास है इनका ये तमस। तो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है भीष्म साहनी जी को 1975 में, ध्यान रखना है। उपन्यास और अन्य उपन्यास है इनके, जो कि सभी उपन्यास इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं। झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा, नीलोफर, तो ये भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कहानी संग्रह है इनके मेरी प्रिय कहानियां, भाग्य रेखा, वांगचू, निश्चार, निशाचर। निशाचर वैसे किसका पर्यायवाची है? राक्षस का। तो ये आपको ध्यान रखना है। पर्यायवाची शब्द भी पूछ लेते हैं कई बार, पर्याय है ये इसका। आगे बढ़ते हैं। निशा मतलब रात, चर मतलब चलने वाला, जो रात में चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाटक है इनके हानुश, इम्पोर्टेंट है 1977, माधवी 1984, कबीरा खड़ा बाजार में 1985, मुआवजे 1993। फिर है इनकी आत्मकथा बलराज माई ब्रदर्स। उसके अलावा बाल कथा इनकी गुलेल का खेत, विषम साहनी जी की ये रचनाएं हैं। तो और अन्य प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हमने 50-50 प्रश्नों को उनके विद सॉल्यूशन के साथ लिया है, जो कि हम करते हुए अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सभी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए और भाई एनटीए नेट के लिए काफी मददगार रहेंगे। इन्हीं तथ्यों में से, इन्हीं प्रश्नों में से काफी सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, निरंतरता के साथ अगर आप अभ्यास करते रहोगे, तथ्यों की बार बार रिवीजन करते रहोगे, तो सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता का राज है निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।